स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे की औरंगाबाद में होने वाली रैली से पहले शिवसेना ने कहा है कि वे किसी भी तरह की आक्रामकता का करारा जवाब दे सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे की निर्धारित रैली से 2 दिन पहले मुंबई में पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता सचिन अहिर ने कहा है कि शिवसेना में हमेशा किसी भी आक्रामकता के जवाब में जैसे को तैसा देने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हम सभी लोगों को ये स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कहानी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने हमें बताया है कि हमें पार्टी के प्रवक्ता के रूप में इस तरह की चाल के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें शिवसेना द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी बात करने की जरूरत है। शिवसेना के एक अन्य नेता ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बीजेपी के खोखले हिंदुत्व को बेनकाब करने और शिवसेना के प्रदर्शन के साथ ही इसका मुकाबला करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना प्रमुख ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया है कि जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था तो राज ठाकरे कहां थे। दरअसल मनसे प्रमुख ने इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए ऐलान किया कि मस्जिदों के सामने से लाउड स्पीकर नहीं हटाने पर मस्जिदों के सामने जोर से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके आधिकारिक आवास में मुलाकात की और उन्होंने राज्य के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। शिवसेना के एक नेता ने कहा कि दोनों सहयोगियों ने राणा दंपत्ति से जुड़े विवाद और राज ठाकरे की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग के अलावा अन्य बातों पर भी चर्चा की है। महाराष्ट्र खासकर मुंबई में कभी उत्तर भारतीयों के साथ नफरत की राजनीति करके महाराष्ट्र में अपनी सत्ता की जड़ों को जमाने वाले राज ठाकरे को अब बीजेपी और उत्तर प्रदेश प्यारा लगने लगा है। राज ठाकरे की राजनीति की लाइन लेंथ के लिहाज से उन्हें अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन बेहतर लग रहा है, बल्कि योगी राज की तुलना वे पूरे महाराष्ट्र से कर रहे हैं। और तो और अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में होने वाले अलग अलग चुनावों में अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए अब महाराष्ट्र के नेता उत्तर प्रदेश की मिट्टी से अपने प्रदेश की राजनीति में खाद पानी देने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अयोध्या पहुंच रहे हैं, जबकि उसके कुछ दिनों बाद राज ठाकरे अयोध्या की मिट्टी से तिलक कर महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजाने की रणनीति बना चुके हैं। दरअसल शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे और एमएनएस ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी एक अलग जगह बनाई है, लेकिन समय के साथ और बदलते राजनीतिक समीकरणों के चलते राज ठाकरे वहां की सियासत में हाशिए पर चले गए। राज ठाकरे को अब किसी ऐसे मुद्दे की तलाश थी जिससे कि उन्हें अपनी सियासत को आगे ले जाने में मदद मिल सके। लाउडस्पीकर और फिर हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाकर उन्होंने नया राजनीतिक दांव खेला है। कभी बीजेपी के विरोधी रहे राज ठाकरे इन दिनों बीजेपी के नजदीक खड़े दिखाई दे रहे हैं। जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी तो राज ठाकरे बीजेपी का विरोध करते थे। कई सालों तक वे पीएम मोदी के पुराने वीडियो चलाकर उन पर निशाना साधते थे, लेकिन इधर कुछ सालों से राज ठाकरे का बीजेपी विरोधी एजेंडा अब बंद हो गया है और विरोध करना भी ठंडा हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले इसके पीछे कई वजह मानते हैं। राज ठाकरे के खिलाफ ईडी जैसी एजेंसियों के इस्तेमाल के बाद माना जा रहा है कि उनके सुर ठंडे हुए हैं। बीजेपी शिवसेना का गठजोड़ टूटना भी उनके बीजेपी के पास जाने की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत के जानकार मानते हैं कि बिना बीजेपी के सहयोग के अजान विवाद को लेकर आंदोलन खड़ा करना संभव नहीं है। हालांकि ये पूछे जाने पर कि बीएमसी चुनाव में क्या बीजेपी मनसे के साथ कोई गठबंधन करने जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। फडणवीस ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। फडणवीस ने कहा है कि राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर का मुद्दा जरूर उठाया, लेकिन वो मुद्दा हमारा था। गठबंधन की खबरें झूठी हैं और निराधार भी हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत कौन किस करवट बैठेगा और कौन
किस करवट जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विनोद वाघ जी हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। संजय द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीडर हैं शिवसेना के। संजय जी बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही योगेश चिले जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है MNS के। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा विनोद वाघ जी आपसे ही है। विनोद जी, क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में कौन सबसे बड़ा हिंदू, किसकी रगों में हिंदुत्व का खून दौड़ रहा है, क्या इसको लेकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं जंग छिड़ गई है क्या? नहीं, हमें हिंदुत्व की जंग छेड़ने का कोई जरूरत ही नहीं। हमारी पार्टी हिंदुत्व को लेके चलने वाली पार्टी है। हमारी विचारधारा मूलतः हिंदुत्ववादी है, इसलिए हमें बताने की कोई जरूरत नहीं। अभी बताने की जरूरत शिवसेना को गिर रही है, क्योंकि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। इसीलिए बार बार उद्धव ठाकरे और संजय राउत को टीवी के सामने, मीडिया के सामने आके बोलना पड़ रहा है कि हिंदुत्व हम हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं बोल के। इनको बताने की जरूरत उनको गिर रही है। बीजेपी को कभी हिंदुत्व के वास्ते बीजेपी काम कर रही है, ये बताने की कभी जरूरत गिरी नहीं, ना कि गिरेगी कभी। ठीक है संजय जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि अपने आप को बड़ा हिंदू बताना है, लोगों में एक संदेश देना है, देखिए शिवसेना से बड़े हिंदूवादी नेता नहीं कहीं और है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदू का जो एजेंडा है वो आगे बढ़ाना है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर जो वोट बटोरती है वो सब खोखले हैं, लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करती है? ये तमाम चीजें आपके नेता ने कही हैं, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है सर? नहीं हाँ जी, मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहले नंबर 1 बात ये है, आवाज मेरी साफ आ रही है आपको? जी आवाज मिल रही है आपकी। 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा कि जो शिवसेना क्यों कह रही है हम हिंदुत्ववादी हैं, ये ढिंढोरा पीट रहे हैं बार बार कि साहब शिवसेना हिंदुत्ववादी नहीं है, वो कांग्रेस चली गई। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस या एनसीपी क्या हिंदू विरोधी है क्या? आज जो मनसे का समर्थन कर रहे हैं, मनसे ने निश्चित रूप से जो हमारे उत्तर भारतीय लोग हैं उनको भगाने का काम करती है। तो ये कैसा हिंदूवादी हिंदुत्व मोहरा कौन भगाने का काम करता है? मन से। आप पूछिए राज ठाकरे जी से कि हमेशा उत्तर भारतीयों को मुंबई से भगाने की। ठीक है योगेश जी, क्यों इतना प्यारा उत्तर प्रदेश लगने लगा? सीएम योगी आदित्यनाथ इतने प्यारे क्यों लगने लगे, इतने अच्छे क्यों लगने लगे सर? ठीक है योगेश जी को बोले जी। अब वो कह रहे हनुमान, आज मैं डिबेट में था, मैं वहाँ देख रहा था हनुमान चालीसा हो रही है। ठीक है संजय जी 1 सेकंड रुक जाइए। ठीक है, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, घर पे हो, मंदिर हो सर। ठीक है योगेश जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास। ये संजय जी भूल गए हैं, ये मस्जिदों के लाउडस्पीकर का मामला पहले हमने नहीं उठाया था। ये तो 1994 में बाला साहब ने उठाया था, जो अभी शिवसेना भूल गई है। मुख्यमंत्री जो है उतारना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े लाउडस्पीकर हटाने चाहिए। अभी वो मुख्यमंत्री है, भूल गए हिंदुओं के। संजय जी 1 सेकंड, एक करके बोलिए सर प्लीज। संजय जी हैंड रेस करिए, मैं आपको मौका दूंगी, इस तरह से मत करिए प्लीज। योगेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि उत्तर भारतीय अब क्यों आपको अच्छे लगने लगे? सीएम योगी आदित्यनाथ क्यों आप लोगों को अच्छे लगने लगे? उनका शासन क्यों अच्छा लगने लगा? क्यों उनके शासन की तुलना महाराष्ट्र से की जा रही है? क्यों उत्तर प्रदेश की तुलना महाराष्ट्र से की जा रही है? सर वो दिन भी लोग नहीं भूले जब उन्हें मार मार के भगाया जा रहा था, वहां के लोगों को, बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को वहां से भगाया जाता था। तो सर क्यों आज इतना प्यार उमड़ रहा है? क्या वजह इसके पीछे है? 2 बातें हैं मैडम। पहली बात तो जब माननीय राज साहब ने कहा था कि हर स्टेट, भारत के हर स्टेट का डेवलपमेंट होना चाहिए, जितना पैसा भारत में टैक्स के रूप में जमा होता है उसमें से ज्यादा पैसा यूपी, बिहार और झारखंड को दीजिए। उस वजह से कि वहाँ का जो यूथ है वो दूसरे राज्य में न जाए, ये हमारे पहले से डिमांड थी। अभी योगी जी आने के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छी बातें हो रही है, तो वो क्या उनकी प्रशंसा न करें? दूसरी बात ये है कि 2005 में इस देश में क्या अच्छी बात हुई है बताइए ना सर, क्या अच्छी बात हुई है? क्या बदलाव हुए हैं? क्या चेंजेस हुए हैं? क्या आप लोगों को अच्छा लगने लगा? क्या राज ठाकरे को भाने लगा?
अगर वहाँ के युवकों को उत्तर प्रदेश में ही नौकरी मिल रही है और उनका दूसरे कहाँ मिल रही है? मैं ये राज्य कह रहा हूँ। पहले पढ़ता तो वो बंद हो कहाँ रहा मिल है, रही है? तो ये क्या गलत बात है? मैं टोक रहा किसी हूँ। राष्ट्र की प्रगति होती है, हम मैं उसकी टोक रहा हूँ। प्रशंसा करते हैं, तो उससे गलत क्या है? महंगाई कहाँ कम हुई है? ये महंगाई तो नहीं, महाराष्ट्र में कहाँ अगर महंगाई कम हो रही है? उत्तर प्रदेश के लोगों को महाराष्ट्र में एक सेकंड टैक्स लेके आप काम करेंगे वो? सर, अगर वो महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे हैं तो उसका विरोध आप अब भी करेंगे क्या? अगर उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, उसका विरोध अब भी करेगी एमएनएस, या फिर विचारधारा में बदलाव आ गया? हमने तब भी विरोध नहीं किया। कभी विरोध नहीं किया? कैसी बातें आप कर रहे हैं योगेश जी? जो आना है वो लीगल तरीके से आए, कानूनी तरीके से कैसा आए। होता है कानूनी तरीका? कानूनी तरीका कैसे होता है? आप आ जाओ, यहाँ पे रेंट से घर ले लो, कहीं पे भी कचरा मत करो, यही है। नहीं, क्या सर एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है क्या? झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पे बनाएंगे हाँ, और यहाँ से सरकार पे यहाँ के लोगों को जो टैक्स भरते हैं उनके बोझा डालेंगे। इसका विरोध हम आज भी करेंगे, हम कल भी करते थे, आज भी करेंगे, इसके बाद भी तो करेंगे। फिर आपको योगी आदित्यनाथ इतने प्यारे क्यों लग रहे हैं? उत्तर प्रदेश का शासन इतना अच्छा क्यों लग रहा है? उत्तर प्रदेश के लोग इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? आप कह रहे अभी भी हम तो जी मार मार के भगाएंगे। यूपी से जितने ट्रेन महाराष्ट्र में आते थे, आज की तारीख में आप देखिए, महाराष्ट्र में ट्रेन कम से कम यूपी से आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे यूपी के जो नौजवान थे उनको उन्हीं के राज्य में अभी नौकरी मिल रही है, तो हम प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे उनकी? कहाँ नौकरी मिल रही है? हम तो चाहते हैं यूपी के, बिहार के, झारखंड के तरुण युवकों को उनके ही स्टेट में नौकरी मिले। अगर उनके स्टेट में नौकरी मिलती है तो हम उनकी प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, एक सेकंड विनोद जी, ये कह रहे कानूनी तरीके से अगर आएंगे तो कानूनी तरीके से आ सकते हैं। सर, ये कानूनी तरीका कौन सा है? ये मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, आपको अगर समझ में आया तो आप बता दीजिए। नहीं, हर एक पार्टी की एक विचारधारा रहती है और नहीं, कानूनी तरीका कौन सा है सर? ये कानूनी तरीका बताइए योगेश जी मुझे, मैं कानूनी तरीका समझना चाहती हूँ। बता दो ना आपको। हाँ, इससे पहले होता था कि कोई भी आता था, महाराष्ट्र में रहता था, झुग्गी झोपड़ियाँ बनाता था जो लीगल नहीं रहती थी। हाँ, कोई टैक्सेस भरे नहीं तो जाते कानून थे, सर आप उनकी सिखाएंगे? यहाँ पे कोई- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कानून सिखाएगी लोगों को। कानून क्या है आप बताएंगे? कानून क्या है आप जताएंगे? कानून क्या है? नागरिक है, भारत के कानून हम जरूर सर, बताएंगे। कानून हम सिखाने का नागरिक काम हैं, क्या एमएनएस का है क्या? तो हम नागरिक है, हम बताएंगे ना ये कानून है। नहीं तो आपके पास कौन सी अथॉरिटी है सर कानून बताने की? कैसी बात आप कर रहे हैं? और मेरे टैक्स से किसी राज्य आप कानून भी बताएंगे, आप कानून को अपने हाथ में भी ले लेंगे? ठीक है, कहा कानून हाथ में लिया है। कब नहीं लिया सर? इसी बात का तो हम जिक्र भी कर रहे हैं। ठीक है, और बात इसमें भी होगी कि हिंदू और हिंदुत्व की बात आप लोग कर रहे हैं। कौन सबसे बड़ा हिंदू है सर? कौन हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहा है या फिर कौन हिंदुओं का झंडा आगे बुलंद कर रहा है? संजय जी, सवाल मेरा आपसे है सर। उद्धव ठाकरे ने एक बैठक की है और बैठक के अंदर प्रवक्ताओं की ये बैठक थी सर, जिसमें बताया गया कि कैसे प्रवक्ताओं के को बात रखनी है, क्या लाइन लेंथ होनी चाहिए, और ये कहा है कि किसी भी विषय पर आक्रामकता से जवाब देने के लिए जो शिवसेना है वो क्षमता रखती है। सर, क्यों ये आक्रामकता से जवाब देने की कोशिश की जा रही है, या फिर क्यों आप लोगों को लगता है ऐसा कि आक्रामकता के साथ ही अगर जवाब दिया जाएगा तो ही जो लोग हैं वो सुनेंगे, समझेंगे आपकी बातों को? मैं दो तीन बातें कहूंगा मैं आपसे। अमरनाथ यात्रा हो रही थी, आपके मानी माँ वैष्णो के लोग जाते थे जम्मू कश्मीर, वहाँ के जो आतंकवादी थे वो उनको यात्रा करने नहीं देते थे। दूसरा उदाहरण, पाकिस्तान निरंतर जो है आतंकवादी घटनाएं हिंदुस्तान में कर रहा था। सबसे पहले बोलने वाले कौन थे? माननीय बालासाहब ठाकरे, जिन्होंने कहा कि साहब अगर अमरनाथ यात्रा नहीं होगी तो यहाँ से हम जो है आपको ट्रेन नहीं उड़ने देंगे मुंबई से। उन्होंने पीछे खुदवा दी। दूसरे बार ये जब ढांचा गिराने वाली बात आई तो सिद्धुदुर्ग ढांचा गिराया। उन्होंने कहा भी कि हमारे सिद्धुदुर्ग गिराया तो मुझे गर्व है। किस बीजेपी के नेता जिम्मेदारी नहीं? आज जो हिंदुत्व का नारा ये बता रहे हैं तब बीजेपी शिवसेना हिंदूवादी नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं? ये तो हर जगह भागे ये सब क्या करते रहे? राम मंदिर के नाम पे चंदा उठाई काम करते थे। जैसे कीट सुमैया ने में चंदा वसूला, राम मंदिर के नाम पे चंदा वसूली करते थे। तो ये जो घटनाएं हैं। ठीक है विनोद जी, राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूली करते हैं और ये बार बार इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है और इस बात को कहा भी जा रहा है कि जब
राम मंदिर की बात आई थी, बाबरी मस्जिद को गिराने की बात आई थी, कहाँ थे आप लोग? कोई नहीं था वहां पर। विनोद जी, ये तो बात शिवसेना की बहुत हास्यास्पद है। शिवसैनिक कहाँ थे? इनको बोलना कि बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा था। सुनिए, मैंने आपका सुना। किसी ने लिया था कि मैंने ढांचा गिराया? शिवसेना वाले तो यही आते थे। सुनिए जरा, अरे सुनिए जरा, आपके मुंह में जो है सुनिए जरा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का दिखा दीजिए, माननीय अडवाणी जी का दिखा दीजिए, सुनिए, सिर्फ बात करते हैं आप। कुछ नहीं किया आपने। कुछ शिवसैनिक नहीं थे वहाँ पे, कार सेवक थे। कार सेवकों ने मस्जिद गिराई है। आपको शिवसेना से कोई नहीं था। बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि अगर वहाँ पे मेरे शिवसैनिक हो गए तो मुझे गर्व में हो गए तो अब कायदे के कानून के दायरे में बैठने वाली बात बाला साहब ठाकरे ने कही थी। उन्होंने नहीं कहा था कि मेरे शिवसैनिकों ने गिराई। शिवसैनिक ठीक है, एक एक करके से बात रखी आपने। विनोद जी को बोलने दीजिए, उसके बाद संजय जी का रुख करते हैं। वहाँ पर नया जी रिकॉर्ड है कि वहाँ पर जो मस्जिद गिराई उसमें कार सेवक शहीद हुए हैं। जो भाजपा के कार्यकर्ते थे वो शहीद हुए हैं। उन्होंने वहाँ पर वो मस्जिद गिराई है। उसमें शिवसेना का कोई हाथ नहीं। बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि अगर मस्जिद गिराने के पीछे शिवसैनिक हो गए तो उसका मुझे गर्व है। ये बात बाला साहब ठाकरे ने कही थी। वहाँ पर एक प्रश्नार्थक चिन्ह था। उन्होंने नहीं कहा था कि शिवसैनिकों ने गिराई। ठीक है, लेकिन अब तो शिवसेना ये कह रही है कि एमएनएस कहाँ थी? कहाँ थी एमएनएस? कहाँ थे राज ठाकरे? सुनिए, मैं वही ठीक है विनोद जी, मैं आती हूँ सर, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है योगेश जी, सुनिए, उसके ऊपर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ये एमएनएस को भी पूछते हैं तब भी वो टाइम एमएनएस के प्रवक्ता बोलेंगे, मगर मैं भी आपको बोल सकता हूँ कि तब राज साहब ठाकरे बाला साहब ठाकरे के कंधे को कंधा लगा के काम कर रहे थे। तब उद्धव ठाकरे विदेश में थे, फोटो निकाल रहे थे। वो तो कहीं पे नहीं थे वहाँ पर, उनका रोल कुछ भी नहीं था। और ये जो नाम रखती है कि इन्होंने पर प्रांतियों के ऊपर हमले किए, तो शिवसेना के भी विचारधारा पहले उठाओ लूंगी बजाओ पुंगी थे। ये विचारधारा, ये नारा शिवसेना ने भी पहले दिया था, बाद में इन्होंने वो बदल लिया। ठीक है, अब वो तेलंगाना। ठीक है योगेश जी, ठीक है सर, ठीक है, समझ गए सर आप क्या कहना चाहते हैं। विनोद जी वेट करिए अपना। ठीक है नेहा जी, ये जो शिवसेना वाले अभी कह रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, ये सब बाला साहब ने किया था। हम पूछ रहे उद्धव ठाकरे क्या कर रहे? बाबरी मस्जिद गिराना वगैरह ये सब बाला साहब का इतिहास हो गया। आपका वर्तमान क्या है? जब मुंबई के आजाद मैदान में रजा अकादमी ने मोर्चा निकाला था और उसमें महिला पुलिस कर्मी के हार टांगे थे, तब ये शिवसेना वाले घर पे छुपते बैठे थे। तब सिर्फ एमएनएस की जो रस्ते पे उतरी थी, ये मीडिया कर्मी के रजा अकादमी ने सिर्फ एमएनएस रस्ते पे उतरी थी। तब शिवसेना वाले कहाँ थे? और ये बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उद्धव ठाकरे बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए घूमट के खड़े थे। ठीक है, कहाँ थे उद्धव ठाकरे तब? ठीक है योगेश जी, अच्छा इस बात को भी तो आप मानेंगे ना कि जिस तरह से आपने लाउड स्पीकर विवाद को खड़ा किया, या फिर लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए 3 तारीख से पहले, इस बात को राज ठाकरे ने कहा, लेकिन बीजेपी के सहयोग के बिना अजान विवाद को लेकर आंदोलन खड़ा करना इतना संभव नहीं था। आपको भी एक अच्छा मुद्दा मिल गया, ये मुद्दा मिला, मौका मिला, मौके पे चौका मारने के लिए राज ठाकरे सामने आ गए। मानेंगे एक अच्छा मौका तो मिला? नहीं, देखिए, अगर ये बीजेपी कर सकती थी तो हमने ये मुद्दा उठाने से 4 दिन पहले बीजेपी के प्रसाद लाल ये बोले थे कि मस्जिदों से होंगे हटाने चाहिए। हटे क्या? आंदोलन खड़ा हुआ क्या? पुलिस कमिश्नर को जाके नहीं तो ये किसने ये लाउड स्पीकर की आवाज किसने कम करवाई? कई जगहों से लाउड स्पीकर किसने उतरवाए? भारतीय जनता पार्टी ने या फिर एमएनएस ने? नहीं, इसीलिए तो ये मुद्दा किसने उठाया सर? योगी जी की प्रशंसा क्यों की? क्योंकि योगी जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार में दम नहीं है क्या? हम क्या कोई बेकानून बात बता रहे क्या? हम सिर्फ इतना बता रहे 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों का पालन होना चाहिए। वो निर्देशों का पालन अगर ये महाराष्ट्र सरकार नहीं करा सकती तो हम तो यही कहेंगे ये कमजोर है, इनको जनता ने यूपी में योगी जी ने करके दिखाया है। संजय जी, क्या ये गठबंधन की मजबूरी है क्या कि खुलकर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता? नेहा जी ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहा है। मैं कहता हूँ माननीय रामविलास पासवान लड़के चिराग पासवान ने बिहार में हनुमान बनकर बीजेपी
और आज चिराग पासवान की हालत क्या है? तो वही राज ठाकरे की भी टीम बन के हालत होने जा रही। आप इसको देखते रहिएगा, क्योंकि बीजेपी का है राष्ट्रवादी की बी टीम है क्या? काम निकालो बात करो। तो ये जो बी टीम बने घूम रहे हैं बीजेपी की, इनकी हालत नहीं होगी। और जहां संजय तक ये जी कहते मुद्दे पे हैं- आइए सर, पहले ये बताइए कि क्या ये नेहा सरकार जी। की मजबूरी है क्या कि फैसला नेहा जी, नहीं लिया जा नहीं पा रहा है? नेहा कोई जी, मैडम नेहा जी कोई मजबूरी नहीं है। जैसे यूपी में काम हो रहा है धन नियंत्रण का, वैसे ही महाराष्ट्र में हो रहा है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उतारने का आदेश नहीं दिया, नहीं, आप हिंदुत्व की बात तो करते हैं लेकिन सर खुल के फैसला नहीं ले पाते। कैसे नेहा जी, मुझे एक बात करना है? कहनी है, नेहा जी। अजान जहाँ हो रही है धन नियंत्रण के आदेश करके कैसे आप पता करिए। तो आप तो मीडिया में ना, आप पता कर सकते। ठीक है विनोद जी, जल्दी से बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे काफी देर से। हाँ नेहा जी, मैं ये बात उनको कहना चाहता हूँ, उनको पूछना चाहता हूँ शिवसेना के प्रवक्ता से कि जब यूपी में अभी चुनाव हो रहे थे तब बीजेपी के वोट काटने के लिए, सपा को फायदा करने के लिए शिवसेना ने वहाँ पर कैंडिडेट खड़े किए थे। तो ये सपा की बी टीम हुई थी। गोवा में इन्होंने कांग्रेस को फायदा करने के लिए वहाँ पर शिवसेना के कैंडिडेट खड़े किए थे। क्या कांग्रेस की ये बी टीम थी? पश्चिम बंगाल में इन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए उनको फायदा होना, इसलिए वहाँ पे शिवसेना का तृणमूल को सपोर्ट किया था कि तृणमूल कांग्रेस की बी टीम थी। ऐसा कुछ नहीं रहता। हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा रहती है, वो विचारधारा से वो पार्टी काम करती है। वैसा तो अभी शिवसेना ने वो तो नहीं सर, सर ये भी अभी तो कहा जा रहा है कि आप शिवसेना को पीछे करने के लिए एमएनएस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर एमएनएस के साथ इन फ्यूचर गठबंधन कर सकते हैं, या फिर लाउड स्पीकर विवाद को और तूल देने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। तो क्या आप भी शिवसेना को नीचा करके एमएनएस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी भी तो यही काम कर रही है सर। शिवसेना खुद अपने इससे नीचे हो रही है, उनको नीचा करने का काम ही नहीं। संजय राउत काफी है शिवसेना को नीचे कराने में, वो खुद शिवसेना को नीचे लेके जा रहे हैं। बीजेपी की जरूरत नहीं, शिवसेना को खुद संजय राउत नीचे लेके जाएगी। आने वाले चुनाव में शिवसेना की स्थिति क्या है ये पूरा देश देखेगा, और इसका जिम्मेदार संजय राउत रहेगा। संजय राउत आपको हनुमान जी हनुमान जी की गदा आपके ऊपर गिरने वाली है। सच्चाई से कोई डरता नहीं है, यहाँ सच्चा हनुमान जी की गदा आपके ऊपर गिरने वाली है। सच्चा हिंदुत्व यहाँ पे है, सच्चा और धर्म है। कुछ नहीं आप दिखावा कर रहे हैं। सरकार गिराने के लिए विधायक शिवसेना का हिंदू तो बाला साहब ठाकरे के साथ में चले गया। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का। मेरे पास वक्त की कमी है, योगेश जी माफ कीजिएगा, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के हालात देखकर तो ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से कौन सबसे बड़ा हिंदू है, इसको लेकर जंग छिड़ गई है। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।